Calcium carbonate reacts with 2HCl, gives you calcium chloride plus CO2 plus H2O. Excess calcium carbonate was added to 0.125 mole per dm cubed, 30 cm cubed HCl. So calculate volume of CO2 produced at RTP. Please start quick. Read the question very carefully. पहले क्वेश्चन को इंटरप्रेट करें कि इंफॉर्मेशन आपको क्या दी हुई है और वो क्या मांग रहा है आपसे. तो इंटरप्रेट इट एंड देन सॉल्व इट प्लीज. But you have to be quick. Interpret the question and then solve it. Please be quick. Everyone has to solve the question. फिर जाके आपकी प्रैक्टिस होगी. G guys, done. So 0.125 molar 30 cm cube HCl. तो moles of HCl निकालने हैं पहले. Okay, let's see. Will I can better? That is 0.125 into 30 by 1000. So it is 3.75 10 to minus 3. हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर मैंने कहा ना एक्सेस कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसका मतलब है कि HCl इज लिमिटिंग ऑफ कोर्स, इसलिए हम HCl के मोल यूज करेंगे ना. ये मोल्स आ गए. 1:2 में रिएक्ट करते हैं वो. ये देखिए ना 2 और 1. तो moles of carbon dioxide produced will be half moles of CO2 produced. इस रेशो बनेंगे ना 2:1 में. तो अगर इसके इतने मोल्स हैं इन एक्सपेरिमेंट तो फिर उसके कितने होंगे 3.75 10 to power minus 3 डिवाइड बाई 2. तो डिवाइड बाई 2 1.875 10 to minus 3 moles. सो बेसिकली आपने मोल्स निकाले HCl के. आपको पता है कि HCl और कार्बन डाइऑक्साइड 2:1 में रिएक्ट करते हैं. cm3. हाँ यस एग्जैक्टली. तो आपने मोल्स निकाल लिए CO2 के. अब आपके पास मोल्स आ गए हैं CO2 के और आपको पता है कि अगर आपके पास मोल्स हो गैस के और आपने वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर गैस वॉल्यूम. मोल्स आ गए, वॉल्यूम निकालना है तो 1.875 10 to power minus 3 into molar gas volume. .045 dm3, or you may say 45 centimeter cube gas बनेगी. It carries 3 marks guys. ये एक नंबर, सेकंड, थर्ड. Why did we not build? देखो मेरा बच्चा, HCl और कार्बन डाइऑक्साइड 2:1 में है ना. तो अगर HCl के मोल 3.75 10 minus 3 है तो CO2 के मोल कितने होंगे? डिवाइड बाय 2 करेंगे ना रेशियो. HCl
कि 2 मोल्स हो तो 1 मोल CO2 होता है, तो अगर 3.75 मोल्स हो HCl के तो फिर हाफ होंगे ना CO2 के. ग्रेट. जी ताहा, यू हैव अ क्वेश्चन? सर मैंने सवाल पूछना है सर, यहाँ पे हम लोग मोल्स ओवर कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं कर रहे? नहीं, मोल्स क्या होता है? देखो, आपको आपको HCl की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है और HCl का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम. मोल्स इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम. तो मैंने क्या किया, मैंने 0.125 इंटू 30 और 1000 कर दिया, तो मैंने मोल्स निकाल लिए HCl के. अब आपके पास HCl के मोल्स आ गए, राइट? अब आपने CO2 के मोल निकाले 2:1 करके, आपने मोल निकाले CO2 के. अब आपके CO2 के मोल्स आ गए हैं और आपने वॉल्यूम निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ गैस का? मोल्स इनटू मोलर गैस वॉल्यूम. तो मोलर गैस वॉल्यूम इज 24 dm क्यूब, तो मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं 24 से आपको वॉल्यूम आ जाएगा. सर अगर उन्होंने एग्जाम के अंदर आरटीपी और प्रेशर में से एक भी दिया हो तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? आई एग्री. ओके सर. ओके जी ताहा, 24 तो मोलर गैस वॉल्यूम है ना. आपको पता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 24 dm क्यूब एट RTP. ये फॉर्मूला मैं पीछे करवा के आ रहा हूँ. V is equals to N into 24. So 24 क्या है? It is a molar gas volume. It is volume occupied by 1 mole of gas. So अगर 1 मोल गैस 24 dm ऑक्यूपाई करती है, I mean any number of moles of gas will occupy actually 24 into that moles. इसलिए फॉर्मूला निकलता है V is equals to N into 24. रिवीजन किया करें. There we go. Your turn, please. Ammonium chloride plus calcium hydroxide. It gives you calcium chloride plus ammonia plus water. ठीक. So balance कर लें equation, and there it goes. So listen to this carefully. 0.3 mole per dm cubed, 25 cm cube ammonium chloride is added to 0.4 mole per dm cubed, 30 cm cube calcium hydroxide. Calculate volume of ammonia produced at RTP. Start. Now please be quick everyone. जरा स्पीड तेज रखनी है प्लीज. स्पीड तेज रखिएगा. सर जी बच्चों. सर इसके अंदर पहले हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढना पड़ेगा. Absolutely, absolutely yes.
So done 180 है 180 centimeter Okay. cube. All right. So 0.18 decimeter. हाँ बिल्कुल ठीक है. Okay, उमर. आ रहे हैं और इसमें जी मोल guys. ज्यादा हैं तो वो एलिमिनेट एक्टर Sorry, क्या आयान क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ कि like, जो मेरे रेशियो मेथड से मोल आ रहे 0. हैं वो ओरिजिनल मोल से कम है तो वो लिमिटेड एक्टर हुआ है. सर 180 सेंटीमीटर क्यूब सही आंसर है. Yep. Yep. ठीक, थैंक यू सर. So there we go, guys. सो बेसिकली यहाँ पे ये दोनों रिएक्टेंट्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. इट मींस पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट निकलेगा. सो मोल्स निकालते हैं NH4Cl के. सर 7.5 0.3 into 25 by 1000. Yes. 7.5 times 10. 7.5 10 is to the power minus 3. ये मोल्स आ गए अमोनियम क्लोराइड के. मोल्स निकालने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी. इसको मैं अगर कैलकुलेशन में 0.0075 भी लिखता हूँ तो कोई 30 इशू by नहीं है. 1000. नहीं. No issue at all. आप चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, डेसिमल्स में लिखें. It's absolutely fine. सर हमें कंपल्सरी नहीं होता वॉल्यूम डीएम क्यूब में देने का, या किसी में भी दे सकते हैं? नहीं, लाजमी नहीं है. देखो, उसने जिसमें आपसे पूछा होगा, अगर डीएमक्यू मुझे तो आंसर डीएमक्यू में दे दें, सीएम में पूछे तो आप सीएम में दे दें आंसर, जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी इस क्वेश्चन में. और अगर रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं है तो एनी यूनिट्स इज फाइन. ओके. That is 0.012 moles. ठीक. अब हमें पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड रिएक्टिंग 2:1. NH4Cl and calcium hydroxide react in 2:1. रैंडम ले लेते हैं. अगर मैं इसके सारे मोल्स रिएक्ट करा दूं 7.5 10 is to power minus 3 मोल्स, तो कितना वो रिएक्ट करेगा? डिवाइड बाय 2. (3.75 minus 3 moles. दिए कितने हुए हैं? ज़्यादा. So it means what then? It means that ammonium chloride is limiting and calcium hydroxide is in excess. So NH4Cl is limiting. अब NH4Cl के मोल यूज करके मोल्स निकलेंगे अमोनिया गैस के. अब वो दोनों 1:1 में है. So moles of ammonia are same as NH4Cl because they're in 1:1. So therefore volume of ammonia will be equal to 7.5 10 is to power minus 3 into molar gas volume. 0.18 dm cube is the answer. Or you can say 180 cm cubed. And that's the story. Is that so? Your next 10, please. Okay. Sir, can you rewind? Sodium plus sulfuric acid. It gives you Okay. sodium Show sulfur. the previous slide again. I'll show it again. So basically आप मोल्स निकाले अमोनियम सॉल्ट के, मोल्स निकाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, फिर आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड किया. तो अमोनियम क्लोराइड इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, राइट?
और फिर आप अमोनियम क्लोराइड के मोल्स यूज करके आप अमोनिया के मोल्स निकालें और उसको 24 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा। सर लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला पार्ट समझा दें। Okay, so basically if I go up in the question, if you see, वो कहता है he says that 0.3 mole per dm cube and 25 cm cube ammonium chloride is added to 0.4 mole per dm cube and 30 cm cube calcium hydroxide। अब हमने आपको दोनों रिएक्टेंट्स की इंफॉर्मेशन दे दी है। इसका मतलब है कि पहले आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना पड़ेगा। आपने मोल्स निकाले अमोनियम क्लोराइड के C into V करके 7.5 times -3। फिर आपने मोल्स निकाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 0.4 into 30 over 1000, वो आगे 0.012 मोल्स। अब आप अगर इक्वेशन देखें तो इक्वेशन में अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके रिएक्ट करें 2:1 में, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल, राइट। सो 2:1 में रिएक्ट कर रहे हैं। अब आप चाहे अमोनियम क्लोराइड के मोल्स यूज कर लें या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स यूज कर लें टू रन इनटू अ कंक्लूजन। मैंने अमोनियम क्लोराइड के मोल यूज कर लिए। अगर अमोनियम क्लोराइड 7.5 × 3 सारा रिएक्ट कर जाए, जितने मोल दिए हुए उसने अगर वो सारे रिएक्ट कर जाएं जो कि 7.5 × 3 है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ रिएक्ट करेगा 3.75 × 3। लेकिन जो दिया ज्यादा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो तो आपको 0.012 दिया हुआ है, तो रिएक्ट कितना करेगा 3.75 × 3 और दिया कितना हुआ है इस सवाल में 0.012। तो इट मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एन एक्सेस व्हिच ऑटोमेटिकली मींस कि अमोनियम क्लोराइड इज लिमिटिंग। नाउ सिंस अमोनियम क्लोराइड इज लिमिटिंग, तो फिर हम अमोनियम क्लोराइड के मोल यूज करके अमोनिया के मोल्स निकालेंगे। सिंस वो 2:2 में है, राइट, सो इट मींस दैट कि इतना ही अमोनिया भी बनेगी। तो जो मोल्स आगे अमोनिया के मल्टीप्लाई करें मोलर गैस वॉल्यूम से और आप आंसर निकाल दें डीएम क्यूब में। Okay, moving on now. And say 180 cm cubed, and that's the story. Is that so? The next 10, please. Okay. Sodium plus sulfuric acid, it gives you sodium sulfate plus hydrogen gas. ठीक, 5 grams sodium were added to 1.5 mole per dm cubed, 50 cm cubed sulfuric acid. Calculate volume of hydrogen produced. Sodium का AR is 23 at RTP. Your time starts now. Quickly, everyone.
सर इसका आंसर है 1.8 dm cube. सर 1800 सेंटीमीटर क्यूब या 1.8 dm। Good. हाँ ठीक है। हमसे मगर एक सवाल है, अगर उन्हें हमसे बोला है हम क्या कहते हैं हाइड्रोजन मतलब H2, तो सर हम इस तरह से नहीं करेंगे कि हम पहले खाली H का ना कर लेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो कैसे नहीं 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 नहीं, H2 तो उसका फॉर्मूला है बेटा, सर जिस मतलब तरह डबल नहीं फॉर्मूला ऑफ होगा सर NaCl is फिर तो? NaCl, इस तरह हाइड्रोजन फॉर्मूला H2 होता है। आंसर 1.8 है। सर डबल नहीं होगा सर ये हाँ मतलब? यस। नहीं नहीं बेटा, आप हाइड्रोजन गैस के मोल्स निकाल रहे हो और आपने हाइड्रोजन गैस के वॉल्यूम निकाला है, मोल्स भी आपने H2 के निकाले हैं, तो वॉल्यूम भी H2 का निकलेगा। सर चलो एक बात ठीक है। पूछनी थी, आंसर तो 1.8 आ गया मेरा, मगर इसके अंदर 5 ग्राम उसका क्या रोल है, कोई उसकी जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, अब देखो ना, बेसिकली यहाँ पे सोडियम और सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है। अब मैंने आपको 5 ग्राम सोडियम में दिए हुए हैं और मैंने लिमिटिंग सल्फ्यूरिक निकालेगा। एसिड दिया हुआ है, तो आप लिमिटिंग रिएक्टर निकालेंगे, राइट? हमने Okay, guys, आपको that इंफॉर्मेशन दोनों रिएक्टेंट की दी है, तो again आप पहले at this लिमिटिंग moment, रिएक्टर निकालेंगे, फिर आप निकालेंगे मोल्स हाइड्रोजन गैस के, फिर निकलेगा वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस। you are provided with information of both reactants. तो पहले आपको निकालना पड़ेगा limiting reactant. So therefore moles of sodium 5/23, that is 2.17 moles, and then moles of sulfuric acid seen to be 1.5 into 50 or 1000. ओके, तो पहले आपने मोल्स निकाल लिए सोडियम के और फिर आप मोल्स निकाले सल्फ्यूरिक के। That is 0.075 moles. Okay. अब हमें पता है कि सोडियम और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट इन 2:1। अगर ये सोडियम के सारे मोल्स रिएक्ट कर जाएं तो फिर सल्फ्यूरिक रिएक्ट करना चाहिए 0.1085। दिया कितना हुआ? लेस। इट मीन्स सल्फ्यूरिक इज लिमिटिंग। Therefore सल्फ्यूरिक इज लिमिटिंग। तो सल्फ्यूरिक के मोल्स यूज किए जाएंगे और हाइड्रोजन के मोल्स निकाले जाएंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली सल्फ्यूरिक एंड हाइड्रोजन और इन जो मोल्स सल्फ्यूरिक के होंगे वही मोल्स हाइड्रोजन गैस के भी होंगे। सो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 0.075, जो मोल सल्फ्यूरिक के वही मोल H2 गैस के। Therefore volume of hydrogen gas is 0.075 into molar gas volume. And that is 1.8 dm cube, or you can say 1800 cm cubed. Are you clear, everyone, until now? जी सारा कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करूं मैं? Which part you did not get, Zara? Okay, so basically आपको ये आइडिया होगा कि सल्फ्यूरिक लिमिटिंग है, तो फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स यूज करके आप मोल्स निकालेंगे ना हाइड्रोजन गैस के। सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन 1:1 में है, तो अगर 0.075 मोल है सल्फ्यूरिक के, तो इसका मतलब है कि 0.075 मोल्स होंगे हाइड्रोजन गैस के भी। तो मोल्स आ गया हाइड्रोजन गैस के, मोल्स को मल्टीप्लाई करें मोलर गैस वॉल्यूम से, तो आपको वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू आरटीपी। तो जो मोल्स आए हैं आपके पास हाइड्रोजन गैस, तो उसको मल्टीप्लाई करें 24 से एंड यू विल गेट द वॉल्यूम। ओके, so we always have to take a more than yes, so what 1:1 बेटा, ये ऊपर अगर आप गौर करें
तो ऊपर इक्वेशन में आप देख रही हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन गैस 1:1 में है। तो जो मोल सल्फ्यूरिक एसिड के होंगे वही मोल हाइड्रोजन गैस के भी होंगे ना। जी सजल, I think I have been saying it constantly that whenever information of both reactants is given, you have to find out the limiting reactant first. यहाँ पे आपको 5 ग्राम क्वांटिटी दी हुई है एक रिएक्टेंट की, दूसरे का आपको C और V दिया हुआ है। तो जब बोथ रिएक्टेंट्स की क्वांटिटीज अवेलेबल हो और आपने एक अननोन फाइंड करना हो, तो पहले आप लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करते हैं, फिर आप लिमिटिंग रिएक्टेंट की क्वांटिटी लेके अननोन फाइंड करते हैं। नो उमर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बेटा? आई मीन 1:1 का मतलब ये नहीं है कि इनमें कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। 1:1 का मतलब है कि बेसिकली इक्वेशन में जब आपने इक्वेशन को बैलेंस किया, तो अगर एक मोल सोडियम का हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल रैंडम बोल रहा हूं, अगर एक मोल एक रिएक्टेंट का हो और अगर वो 1:1, तो इसका मतलब है कि उसका भी 1 मोल रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन आपके एक्सपेरिमेंट में तो मोल्स कम रिएक्ट करे ना, 5/23 मोल्स हो गए सोडियम के, ठीक है, 1.5 × 51,000 के मोल्स हो गए सल्फ्यूरिक एसिड के, तो ये 1:1 तो नहीं है। अब वो रिएक्ट 1:1 में करते हैं। अब देखना ये है कि इनमें से लिमिटिंग कौन है, एक्सेस में कौन है। तो हमने फाइंड किया कि सल्फ्यूरिक इज लिमिटिंग, इज बाय यूजिंग द मोल रेशियो ऑफ कोर्स। फिर आपने वो बेसिकली मोल्स यूज किए सल्फ्यूरिक के, और फिर आपने वॉल्यूम निकाला। Okay. Now guys, let's start off with the last part, that is percentage yield. And so tomorrow inshallah we'll close the chapter of mole concept and stoichiometry. So please stay focused everyone. फिर Please वो stay मैंने focused. पूछा था जो C1 V1 वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो आप दोबारा उसके सवाल कराएंगे एक दो? मैं करवा दूंगा सवाल। yes I will. वो बेसिकली कॉन्सेप्ट है डाइल्यूशन का, वो इस्तेमाल होता है टाइट्रेशन में। वैसे आई मीन ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर क्वेश्चन में भी आता है वो सवाल, लेकिन जब भी आप एक सब्सटेंस में पानी ऐड करेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे, तो याद रखें जब भी आप उसको डाइल्यूट करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने C1 V1 C2 V2 अप्लाई करना है टू फाइंड द न्यू कंसंट्रेशन, लेट्स से फॉर एग्जांपल। लेकिन हम कर लेंगे सवाल। और असल में सर मुझे ना समझ नहीं लगी वो वाला कॉन्सेप्ट सही तरीके से, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, फिर what we'll do is that we will do questions of that. Okay. Now guys, everyone, I hope you all can see. So now let's start off with the last part, that is percentage yield. All right, or as well we'll close the moles. We'll do a couple of worksheets and then move on to the new chapter. There we go. Radioactive atom, वो atom होता है basically which I mean shows spontaneous emission of radiations. जो radiations emit करे spontaneously, it's called as radioactive atom. Great. So guys, there we go. We now know what is mole concept, what is mole's formula. Mole is equals to mass over molecular mass. And then we learned the empirical formula, molecular formula, the value of water of crystallization, the percentage by mass composition, then the mass-mass ratio, and including the limiting reactant concept, the mass-volume ratio, and the volume-volume ratio. Okay. So basically, let's move on with the concept now. So let's start off with the percentage yield now. Okay, when I say the word yield, the yield means products, right? So reactants convert into products. तो of course ये बात है, अगर मैं yield की बात कर रहा हूँ तो मैं products की बात कर रहा हूँ, right? तो product is the yield. ठीक? Normally, if I do an experiment in the laboratory and if I am finding out the volume of gas, तो क्या जितना वॉल्यूम निकल रहा है उस रिएक्शन में से क्या वो सारा वॉल्यूम कलेक्ट कर लेते हैं? नो, कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स में एरर्स होते हैं। लेकिन इफ आई सॉल्व इट इन अ पेपर, राइट, यूजिंग अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्री, तो मेरे पास वो जो अमाउंट आएगी वो एग्जैक्ट अमाउंट होगी, यानी कि 100% यील्ड होगी वो। यानी कि थ्योरेटिकली
I would obtain the 100% yield of fluid. लेकिन if I happen to conduct that experiment in the laboratory, तो it may be possible कि आपको सारा वॉल्यूम या सारा अमाउंट या सारा मास ना कलेक्ट हो. एग्जाम्पल ले लेते हैं, चले. This is calcium carbonate. It decomposes to give you calcium oxide and carbon dioxide gas. Right? Let's say for example आप ये experiment lab में करते हैं. ठीक? And suppose करें कि you have actually 2 grams of calcium carbonate and you will heat it. Right? ये delivery tube है and we have a gas syringe, and suppose we have to collect the volume of gas produced. Right? So यहाँ पे आप CO2 गैस असल में कलेक्ट करेंगे और मेजर करेंगे. ठीक हो गया. Now suppose करें कि आप इसके ये 2 grams burn कर रहे हैं. ठीक है. So you're burning you're actually thermally decomposing 2 grams, right? And let's say for example मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास यहाँ पे 400 cm³ गैस कलेक्ट हुई. राइट. नाउ दिस 400 cm³ जो मैंने लैब में गैस कलेक्ट की, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल यील्ड, यानी कि एक्चुअल एक्सपेरिमेंट हुआ, तो इट्स कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल यील्ड. लेकिन असल में अगर ये 2 ग्राम्स इसके बर्न करते, थर्मली डिकम्पोज करते, तो कितना वॉल्यूम असल में इसका कलेक्ट होना चाहिए था. So we can find out how to find the volume of gas, right? The formula is V is equals to N into molar gas volume. Moles निकालने हैं, तो मुझे इसके 2 grams दिए हैं calcium carbonate के. If I know the moles of calcium carbonate, I can calculate moles of carbon dioxide using stoichiometric ratio. So moles of calcium carbonate, it's 2 divided by its MR is 100. It is 0.02 moles. So I think moles of CO2 produced कितने होने चाहिए? 0.02, क्योंकि 1:1 है. कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होना चाहिए, राइट? तो वॉल्यूम ऑफ CO2, तो इट्स 0.02 इंटू मोलर गैस वॉल्यूम, तो आई थिंक इट्स 480 cm³. So basically अगर मैं लैब में जाके ये जो 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट थर्मली डिकम्पोज करूं, राइट, तो लेट्स से मैंने 400 cm³ कलेक्ट किया. That is called as the experimental yield, यानी कि हमने एक्सपेरिमेंट किया और ये बना प्रोडक्ट. एक्सपेरिमेंटल यील्ड का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंटल मींस एक्सपेरिमेंट एंड यील्ड मींस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. So the amount of product formed in the experiment is called as experimental yield. वो बना 400 cm³. अगर मैं इसको theoretically सॉल्व करूं तो असल में कितना वॉल्यूम बनना चाहिए था? तो आपने मोल्स निकाले कैल्शियम कार्बोनेट के, राइट. इन मोल्स से आपने CO2 के मोल निकाले जो 1:1 है, राइट. मोल्स आ गए, मोल्स को आपने मोलर गैस में मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ गया 480 cm³. तो थ्योरेटिकली तो 480 cm³ निकलना चाहिए था, लेकिन वो निकला 400 है. तो परसेंटेज यील्ड क्या होगी फिर? तो इट इज एक्सपेरिमेंटल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, यानी कि 400 ओवर 480 into 100 विल बी द जो इसकी परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन, एज यू कैन सी नाउ. हमसे एक सवाल है, यानी कि थ्योरेटिकली 480 cm³ बनना चाहिए, लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट में बन रहा है 400 cm³. पूछा सर इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंटल में? बिल्कुल होता है. आई मीन इट मे हैपन, हो सकता है कि सारा कैल्शियम कार्बोनेट ना डिकम्पोज हुआ, मे बी हमने अस्यूम किया हो कि सारा डिकम्पोज हो गया. Isn't it? सर मैंने पूछना सर, ये 24 डेसीमीटर क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पे नीचे तो सेंटीमीटर क्यूब लिखा है. नहीं 0.02 into 24 करें ना आप, तो आंसर आएगा 0.48 dm³. मैंने उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने cm³ में कन्वर्ट कर दिया ना. ओके सर, सही है. This 480 cm³ is actually called as theoretical yield. It is theoretical yield. Experiment किया तो 400 बने. So by the way, if I ask you a simple question, कि why 400? Why not 480 was produced? Give me one reason. So it may, I mean, you may answer that कि all calcium carbonate hasn't been decomposed, and you thought that it has been decomposed. तो आपने हीटिंग पहले ही रोक दी, राइट. अभी सारा कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं हुआ, तो आपने हीटिंग पहले ही रोक दी.
So this can be a possible reason that why I did not obtain 100% yield, right? Now the question is, what is percentage yield then? So percentage yield क्या होगी? So it is experimental yield, right, over theoretical yield into 100%. So that's the formula, right? So if I know the or theoretical yield, I can find out the percentage yield. In reality, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे भी आप 4 variables, I mean 3 variables, sorry. It is percentage yield, experimental yield, theoretical yield. If I give you, yield and experimental yield, तो you can find out the theoretical yield. ऐसे ही है. अगर मैं आपको ये दो, like इनमें से, if I give you any two values, let's say it is percentage yield and experimental yield, तो आप theoretical भी निकाल सकते हैं. If I give you theoretical and experimental, find out the percentage yield. If I give you percentage yield and experimental yield, right, आप ये निकाल लें. यानी कि anything, right, anything, you can find out any one value if the two other values are given below in the question. Okay, so it's your turn. Let's do a question, please. आंसर यील्ड हमेशा वॉल्यूम कंसीडर होगी। सॉरी, क्या क्या दोबारा बताएं? सर जो ये हम लेते हैं थियोरेटिकल यील्ड और एक्सपेरिमेंटल यील्ड, ये हमेशा वॉल्यूम कंसीडर होगी? नहीं, I mean it can be any amount of substance, any amount of fluid, which can be mass, which can be volume. बस सेम होनी चाहिए दोनों। Yes, exactly. हाँ. सर अगर एग्जाम में पूछें कि एक्सपेरिमेंटल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड के अंदर इतना डिफरेंस क्यों है, तो हम लोग क्या आंसर लिखेंगे? वो फिर हर एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली होता है. यानी कि लेट्स से अगर आपकी थर्मल डीकंपोजिशन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो कम निकल रही है और हालांकि ज्यादा निकलनी चाहिए थी, तो इसका मतलब है कि सॉल्ट कंप्लीटली डीकंपोज नहीं हुई, इट इज इनकम्प्लीट डीकंपोजिशन. So guys, magnesium nitrate decomposes to give. लेकिन with respect to every experiment, it can have its own explanation. इसलिए जब हम आगे एसिड विद सॉल्ट्स करेंगे, मेटल चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये बातें बीच में आएंगी. थैंक यू सर. Okay. Magnesium oxide, nitrogen dioxide, and oxygen gas. By the way, Na2 is a brown gas. 3 grams of magnesium nitrate were decomposed and 800 cm cube of Na2 was produced. Calculate percentage yield. अच्छा, some students want to know this, a trick. In fact, वो पूछते होते सर पता कैसे चलेगा कि yield का question है. Okay, जब भी आपको amount of ये product दिया हो, right, जान जाएं कि ये सवाल percentage yield के ऊपर है. यानी कि एक बहुत सिंपल सी बात है. If I talk about this and then you can solve the question, ठीक है. 3 scenarios हैं. पहला सिनारियो, राइट, कि एक सिंपल आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है, एक प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रही है, मैं आपको इसकी अमाउंट दूं, राइट, रिएक्टेंट की, आप प्रोडक्ट की अमाउंट फाइंड कर सकते हैं. सिंपल एज दैट. चाहे मास हो, वॉल्यूम हो. सेकंड, अगर आपको दोनों रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, तो फिर यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, राइट. और थर्ड, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, आपको रिएक्टेंट की अमाउंट भी दी हुई है, प्रोडक्ट की अमाउंट भी दी हुई है, राइट, तो जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज यील्ड के ऊपर होगा. ये 3 कॉन्सेप्ट हैं इस सारे स्टोइकोमेट्री के. ओके, आई मीन दैट्स द क्रक्स. मैंने पूछना सर, अगर उसने क्वेश्चन में आरटीबी नहीं मेंशन किया हुआ सर, हम फिर वो गैस वाला लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं 24? नहीं, अगर सवाल में आरटीपी लिखा हुआ है तो फिर आप वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, v = n × 24. सर अगर अज्यूम नहीं कर सकते सर, अगर सिर्फ नहीं गैसेस ही हैं पर उसने आरटीपी नहीं लिखा हुआ? नहीं, नो.
It's no Okay. assumption. ठीक है सर Okay. Shall I go on? यस सर There we go. Now let's get back to the question. Please start off. Please be quick, everyone. Okay, Taha. Please start. इस सारे stoichiometry के. Zero में ऐसा लिख लें. I'll Sir, go back done. to the question. Done? Yes, sir. बस एक मिनट Okay. सर आप आगे चले जाएंगे प्लीज क्वेश्चन पर Yep. थैंक यू No problem. Okay. Like So if guys, you're doing it. अब पहले कर लें. Yes, Azan. guys, everyone. So basically 800 cm cube. N2 is given. ये दी हुई है experimental yield. Right? It's called as experimental yield. Okay. 3 grams of magnesium nitrate. क्या हम इसके moles निकाल सकते हैं? तो moles of magnesium nitrate. It's 3 divided by its molecular mass. तो इसके molecular mass निकाल लेते हैं. तो I think its molecular mass is 148. Right? तो ये कितने moles हो गए? 0.0202. Moles आ गए. Magnesium nitrate and nitrogen dioxide reaction 1:2. Right? The moles of NO2 will be into 2. Right? So that is 0.0202 into 2. Okay? That is, एक second, 3 divided by 148 into 2. So it's 0.0405. ठीक? Now, volume of NO2. 0.0405 into molar gas volume, तो आपको इसको 24,000 कर लें. So it is into 24,000. So that is 973 cm cube. So it's 973 cm cube. Now 800 is your experimental yield. ये आपकी theoretical yield. So therefore the percentage yield will be 800 divided by 973 into 100. So it is 800
800 divided by 973 into 100. That is 82.2 percentage. That becomes the percentage yield. Okay. Next question, please. मुझे बताएं यहां तक कोई बात अनक्लियर? Sir, turn the question and the percentage yield of only NO2. सर हम क्या लोगों ने क्या MgNO3 के मोल से NO2 के किस तरह निकाले हैं? ओके, सो बेसिकली आपने पहले मोल्स निकाले MgNO3 होल ट्वाइस के, वो आपने 3 डिवाइड बाय मोलेक्युलर मास किया, वो मोल आ गए 0.0202। अगर आप इक्वेशन देखें ऊपर, राइट, तो इक्वेशन में अगर आप देखें तो मैग्नीशियम नाइट्रेट और NO2 जो है वो रिएक्ट करें 1:2 में। सो कैन यू सी मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड NO2 आर इन 1:2। तो अगर मैग्नीशियम नाइट्रेट के 0.02 मोल्स हैं तो फिर NO2 कितने होंगे into 2? इसी को तो रेशियो मेथड कहते हैं। अगर आपको इक्वेशन दी हुई है, राइट, एज यू कैन सी आपको इक्वेशन दी हुई है, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट और NO2 वो 1:2 में है। तो अगर 0.02 मोल्स है मैग्नीशियम नाइट्रेट के, तो into 2 करेंगे तो मोल्स NO2 आ जाएंगे। तो जब आप पास NO2 के मोल्स आ गए, आपने उसका वॉल्यूम निकालना है, तो उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। वो वॉल्यूम आएगा थ्योरेटिकल। यील्ड हमेशा एक, आई मीन यील्ड सारी बात है प्रोडक्ट्स की होती है, लेकिन जिस प्रोडक्ट की हम स्पेसिफिकली बात करें हम उसकी बात करेंगे ना, राइट। तो यहाँ पे हम बात करें NO2 की, तो हम सिर्फ NO2 की बात करेंगे। तो आपके पास वॉल्यूम आ गया 973 cm3, राइट। दिस 973 cm3 इज योर थ्योरेटिकल यील्ड। इतना असल में बनना चाहिए, लेकिन बन कितना रहा है 800, मे बी ड्यू टू इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन। तो परसेंटेज यील्ड क्या होगी? 800 over 973 into 100 is the percentage yield of this question. Are you clear? सर जी, सर इसमें कितना प्लस माइनस का मार्जिन हो सकता है? लाइक मैंने इसमें 0.02 लिया था, सिर्फ 020 तक लिया था, तो मेरा 83.33 आंसर आता है, तो वो सही है या गलत? अच्छा, एक बात याद रखनी है, आपने हमेशा 3SF तक आंसर लेके जाना है और आपने यूज करना है अपनी कैलकुलेशन में, नहीं तो हम मार्क काट देते हैं। वी कट 1 मार्क। सर लेकिन सवाल ही एक मार्क का हो। नहीं फिर तो MCQ होगा। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में ये 2-3 नंबर का सवाल होता है जी। कैलकुलेटर अलाउड होता है ना पेपर में? हाँ, यस यस एब्सोल्युटली जी। उमर, सिंस उसने 800 cm3 ऑफ NO2 दिया है, तो NO2 इज अ प्रोडक्ट, तो जाहिर बात है कि मैंने यील्ड पूछी तो यील्ड NO2 की होगी ना। सो कहता रही और क्लियर जी। सर मैंने यही इस वैल्यू कैलकुलेटर की वैल्यू मैंने इनपुट्स की है, लेकिन मेरा आंसर जो आ रहा है वो 82.22 आ रहा है, 83.33 आ रहा है। आपने वैल्यूज जो कैलकुलेटर में आती है वही मैं मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 24,000। असल में एक्चुअल आंसर वही है जो कि कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आप उसको यूज करते हैं वैल्यू, लेकिन अगर किसी ने 3SF करके भी करते हैं हम उसको भी करेक्ट मानते हैं। ओके, फिर अगर किसी का 80 आ रहा है तो आप उसको भी मान लेंगे? नहीं 80 को नहीं मानेंगे। So why didn't use 24 by 24,000? I think it's a matter of common sense. आप उसको बेटा जो है 24 यूज कर लें, आंसर DM क्यूब में आएगा, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो CM क्यूब में आ जाएगा, क्योंकि सवाल अगर 800 CM क्यूब है तो फिर 973 CM क्यूब लेंगे ना, ताकि आई मीन कंसिस्टेंट यूनिट्स हो और आप आंसर निकाल सकें। आप चाहे 24 यूज कर लें, 24,000 यूज कर लें, इट मींस सेम थिंग, isn't it? Sir, 0.0405 times 24,972 नहीं आएगा? मैंने कैलकुलेटर पे जब किया था तो आई थिंक मैंने एक्चुअल वैल्यू ली होगी, मे बी। एक सेकंड रुके। 3 divided by 148 into 2 into
24. Sir, the answer is still the same. It is 973 आ रहा है, 972.9 आ रहा है, तो 973. असल में आपने जब 3 डिवाइड बाय 148 करेंगे ना, लिखा आपने 0.0202 है अप टू 3SF, लेकिन जब आप मोल्स ऑफ N2 निकालेंगे, राइट, तो इंटू 2 के लिए आप जो स्क्रीन पे वैल्यू आई थी कैलकुलेटर पे, आप उसको इंटू 2 करेंगे, फिर मोल्स आ जाएंगे N2 के, फिर जो स्क्रीन पे वैल्यू आ रही है, फिर जो वैल्यू स्क्रीन पे आ रही है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 से, तो 973 आ रहा है. सर 0.202 को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मैग्नीशियम नाइट्रेट और NO2 इन द इक्वेशन आर इन 1:2. तो अगर आपके पास मोल्स आ गए मैग्नीशियम नाइट्रेट के, तो अगर आपने मोल्स निकालने NO2 के, तो आप इक्वेशन में देखें वो दोनों 1:2 में है. तो ये तो बहुत सिंपल होता है कि अगर आपको इक्वेशन अवेलेबल हो और एक सब्सटेंस के मोल्स पता हो, तो आप दूसरे के मोल निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग द रेशियो मेथड. Okay. So guys, everyone, thank you very much. See you all tomorrow. मोल्स रिवाइज कर लें आप, ठीक है, काफी, क्योंकि कल खत्म हो जाएगा, फिर हम फिर आई शेयर द वर्कशीट विद यू, लेकिन प्लीज मेक श्योर दैट नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है? टेस्ट तो वो जी बेटा, मैं इस ये मोल्स कल खत्म कर लूं और सर फिर नेक्स्ट कौन सा आपका टेस्ट चैप्टर है? होगा. जी बेटा, तो बेसिकली आपका जो टेस्ट इज ऑन थर्सडे, व्हिच इंक्लूड्स मोल्स, राइट, एंड द एनर्जी चेंजेस. Energy changes and moles will come in the test on Thursday. Please make sure get ready for the test, right? The next chapter is acids, bases, and salts. Okay. So thank you very much. And see you all again at 7 p.m. for the organic, please. Okay. Oh. Thank you. Allah Hafiz.